Hello everyone, good evening. Today we are starting a new chapter, that is analysis of financial statement. इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल तैयार किया है। उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं और उसके बाद में इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट पे आते हैं। एक फैमिली मेम्बर अपने दादाजी को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। उनके दादाजी को कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है। फैमिली मेम्बर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दादाजी को चेक कीजिए और तुरंत ही मेडिसिन दे दीजिए ताकि मेरे दादाजी ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पहले मुझे इनको चेक करना होगा, पूरी तरह से एनालाइज करना होगा। अब मुझे बताइए कि आपके पास कोई पुराने रिपोर्ट्स है, इनका कोई पास्ट हिस्ट्री है इनकी बीमारी का, तो भी मुझे दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब को फैमिली मेम्बर सब रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं जो उनके पास अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर साहब पूरी तरह से रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और बाद में दादाजी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक करके थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। तो फैमिली मेम्बर कहते हैं कि आप चुप क्यों हो गए, बताइए मेरे दादाजी को क्या हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैंने पूरी तरह से रिपोर्ट को एनालाइज किया, दादाजी के बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को मैंने चेक किया, तो मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पर डॉक्टर साहब एनालाइज करने के बाद अपने कमेंट्स को, मतलब वह क्या कर रहे, इंटरप्रिएट कर रहे हैं अपनी बातों को कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझा। तो उन्होंने कहा कि आपके दादाजी को थोड़ा सा फीवर है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं दवा दे देता हूँ, उससे आपके दादाजी को आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर एग्जामिन्स हिज पेशेंट बाय रिकॉर्डिंग हिज बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड एटसेट्रा बिफोर मेकिंग हिज कंक्लूजन रिगार्डिंग द इलनेस एंड बिफोर गिविंग हिज ट्रीटमेंट। मतलब बिना कोई चेक किए, बिना किसी तरह का एनालाइज किए डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते, कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। साल ख़त्म हो जाने के बाद कंपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है मुझे, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना है, उसका इन स्ट्रेंथ चेक करना है। तो हम किस तरह से चेक करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर की बातों को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कोई कमेंट्स कर सकते हैं या उस कंपनी के बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टर होता है, उसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो क्या करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरी तरह से एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद एक अपने डिसीजन पे आता है और उसके बाद में उसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वह डिसाइड करता है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है, पहला एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा इंटरप्रिएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करो, उसके अंदर की बातों को देखो कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और उसके बाद ही आप एक डिसीजन पे आ सकते हैं। इसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू डायग्नोज द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद हमको ये पता चल सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में,
साथ साथ में कंपनी का जो फाइनेंशियल साउंडनेस है, मतलब कंपनी के जो बैलेंस शीट है, असेट्स और लायबिलिटीज वो कितनी है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट एनालाइजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ वेरियस टूल्स। अब वो टूल्स क्या है जिसको हम लोग बोलेंगे मेथड्स, वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो विथ वेरियस टूल्स of analysis before commenting upon the financial health or weakness of an enterprise। तो इसका मतलब किसी भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी के बारे में आपको अपना ओपिनियन देना है, तो आप तुरंत नहीं दे सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने के बाद ही आप एक अपने ओपिनियन पे आ सकते हैं और प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ इंक्लूड है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ है इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आँख के सामने होगा। तो हमको करना क्या है, एनालाइज करना है इसको। एनालाइज करने के बाद अपना इंटरप्रिटेशन, अपने कमेंट्स को वहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमारे इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो हम लोग अब आते हैं चैप्टर की शुरुआत में। तो अब आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ में आने लगे। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के अंदर कितने सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पर सीखने हैं, पहला मैं उसको एक गो थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मैं बताया कि चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है वो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, वापस से डिस्कस करेंगे। फिर जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस करेंगे तो उसको एनालिसिस करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। और उस टूल्स के अंदर मतलब मेथड में हम लोग टोटल यहाँ पर डिफरेंट 4 मेथड्स करेंगे। वैसे और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन एज़ पर द पोर्शन हमारे पास जो मेथड्स है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके बाद में रेशो एनालिसिस। ये थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी इसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद एनालिसिस करते समय डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस टाइप से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर बाद में कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे। यूटिलिटीज़ या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कौन कौन यूज़ करता है, यूजर्स। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ जाएंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होगा, मतलब टी फॉर्मेट में होगा, टी फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, उसको वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे
नंबर एक के बाद एक इस तरह से नंबरिंग में करेंगे, तो फॉर्मेट हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्टिकल फॉर्म में, तब जाके हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट और उसके ऊपर सम। फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सम, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सम, और उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसके ऊपर सम करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट होगा दैट इज अ रेशो एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेशोज। उसका हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल सम भी करेंगे। तो इस तरह से टोटल 9 पॉइंट्स इस चैप्टर में हमको करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स या मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ही हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, बैलेंस शीट को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, और थर्ड जो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीन्स मूवमेंट ऑफ कैश। जब हम लोग लास्ट ईयर थे उस समय हमारे पास इतने कैश थे, और एक साल हो जाने के बाद, मतलब सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाने के बाद, तो लास्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन दोनों के बीच में जो भी कैश का मूवमेंट हुआ था वो हमको कहाँ दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा। क्या हमने परचेस किया, कहाँ पे हमने पेमेंट्स किए, कहाँ से हमको कैश मिला है, मोमेंट ऑफ कैश, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह से कंपनी का पूरा समरी हो गया। मतलब कंपनी के अंदर कितना पूरे ईयर में एक्सपेंस हुआ, कंपनी के अंदर पूरे ईयर का कितने सारे इनकम रिसोर्सेस है, मतलब मनी रिसीव किया, और साथ साथ में कंपनी का टोटल असेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ को हम लोग एक समराइज फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिखा हुआ है, उस थ्योरी पे हम लोग ध्यान देंगे कि व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे आएंगे थोड़ी देर में। पहला हम लोग क्या सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो ध्यान से, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स या इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेटर वी विल कॉल इट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ कैश। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल ख़त्म हो जाने के बाद 31 मार्च को इसे बनाया जाता है। हाँ, कभी कभी हम लोग पीरियोडिकली भी क्वार्टरली या हाफ ईयरली बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आफ्टर द ईयर एंड मीन्स 31 मार्च को इसको बनाया जाता है। ऑल मॉनेटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो पता ही है, जितने भी कंपनी की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होता है वह बुक्स के अंदर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज समराइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स ऑल द मॉनेटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इज समराइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे, इनकम्स होंगे, असेट्स और लायबिलिटीज होगा, उनका टोटल करके फाइनल टोटल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स, टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। मतलब जितने भी इनकम्स है उसे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जितने भी एक्सपेंसेस है उसका टोटल हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। एट द सेम टाइम total of all the assets and total of all the liabilities are recorded in financial position statement। total assets total liabilities को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो यही क्या हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। अब इसे क्यों बनाते हैं, व्हाई इट इज प्रिपेयर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देख के हमको पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है, मतलब कंपनी इज रनिंग ऑन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी। एफिशिएंसी, कंपनी की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट, यह दिखाई पड़ता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि कंपनी क्रेडिट सेल करता है, तो सेल करने के बाद उसके पास से टाइम टू टाइम पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो भी गोडाउन में स्टॉक है वो प्रॉपर मार्केट में फ्लो हो रहा है कि नहीं, मोमेंट ऑफ स्टॉक है कि नहीं, उसके लिए कंपनी ध्यान दे रही है कि नहीं, कंपनी के पास जितने भी पॉलिसी है उसको कंपनी के मैनेजमेंट ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रही है कि नहीं, दैट इज़ द एफिशिएंसी से हमको पता चल जाएगा। सॉल्वेंसी, देखो सॉल्वेंसी दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब कंपनी के पास जितने भी लायबिलिटीज़ है, डेब्ट्स है, उधारी है, वो क्या कंपनी टाइम टू टाइम पे कर पा रही कि नहीं, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी, पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर जैसे कि विद इन अ ईयर पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की जब बात करते हैं तो दैट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स में पेमेंट करना है, उसे भी पेमेंट कर पा रही कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो इससे कंपनी का ग्रोथ हमको दिखाई पड़ता है, जैसे कि 3-4 साल के प्रॉफिट डे बाय डे मतलब इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी का असेट्स और लायबिलिटी भी अच्छा खासा है, तो इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये क्या हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जैसे मैं बताया कि फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को सामने हमने रख दिया है किसी कंपनी का, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने सामने रख दिया है, अब उसको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, उसको समझना है, क्योंकि हमको एक डिसीजन लेना है। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is the process of analyzing a company's financial statement, मतलब इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेस, कि हमको एक डिसीजन लेना है, कंपनी के हालात देखने हैं, कंपनी में आउटसाइडर जैसा कोई है इन्वेस्टर्स, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, करे कि ना करे। The purpose of financial analysis is to diagnose the information contained in financial statement so as to judge the profitability and financial soundness of the firm। मतलब सीधा है कि फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ हमको चेक करना है
दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आप आउटसाइडर है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करना है। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स यूज इट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस वैल्यू। जैसे कि आप आउटसाइडर है, मेरी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कंपनी में आके अगर पूछोगे तो ठीक से तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं छुपा दूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ही मैं बताऊंगा, लेकिन वो क्या बोलेगा कि सर आप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए, मतलब एनुअल रिपोर्ट दे दीजिए, मैं डिसीजन ले लूँगा। तो क्या करता है, मेरे एनुअल रिपोर्ट को मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो 2-3 साल का लेके जाए तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उसको एक प्रॉपर ट्रैक मिल जाएगा। तो इवेलुएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस वैल्यू, तो उसे पता चल जाएगी कंपनी इस समय कहाँ पर है। ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है। उसी तरह से इंटरनल यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस क्यों करता है, तो इंटरनल यूजर्स यूज इट एज ए मॉनिटरिंग द टूल्स फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस। तो जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद में एक पॉलिसी बनाते हैं फ्यूचर के लिए कि आगे चल के हमको कंपनी में कौन से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है, हमारे पास पैसे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, यह सब वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के एक पॉलिसी बना पाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी कैन फॉरकास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर फॉर मेकिंग न्यू पॉलिसी एट्सेट्रा। तो हम फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किए जा रही है बाय 10% या 15% से, तो इसका मतलब हो गया कि आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट ऊपर ही जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये समझो, हमने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, तो हम फोरकास्ट क्या करेंगे, आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट ये ऊपर ही जाएगा, बराबर। तो ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसी तरह से मैनेजमेंट भी क्या करते हैं, आने वाले समय के लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टूल्स, टेक्निक यूज फॉर द एनालिसिस। तो आपको एनालिसिस करना है तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, तो उसमें से जो सबसे पहला टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोग या तो इनकम स्टेटमेंट उठा लेंगे या तो बैलेंस शीट उठा लेंगे, करंट ईयर और लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर और करंट ईयर में कंपेयर करेंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है कंपेयर करने के बाद, तो इससे पता चल जाएगी कंपनी प्रोग्रेस कर रहा है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर प्रॉफिट को आप कंपेयर कर लो। अगर पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट इस तरह से एनालिसिस करते हैं।
Comparative financial statement provides information about the 2 or more years figures as well as any increase or decrease from the previous year's figures and its percentage of increase or decrease. 2 साल का हमको फिगर्स मिलेगा, लास्ट ईयर और करंट ईयर का। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमको जो फिगर मिलेगा वो इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट होगा और उसे हम लोग परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरे आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो 2019 का फिगर्स और 2020 का फिगर है। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं 2020 में है। अब 2020 को 2019 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। नेट सेल 2019 में नेट सेल्स कितना था, 2 lakhs, और अभी कितना हो गया, 2,50,000। तो 2,50,000 में से 2 lakhs माइनस किया तो कितना आ गया, 50,000 इंक्रीज इन सेल्स हो गया। ठीक है, कैसा निकाला समझ में आया। करंट ईयर में से लास्ट ईयर माइनस किया, पॉजिटिव आंसर आ गया 50,000। अब इस 50,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 50,000 अपॉन 2 lakhs लास्ट ईयर इंटू 100, तो 25%। तो हम लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि नेट सेल्स इंक्रीज बाय 50,000 इन करंट ईयर, अब इसी को अगर परसेंटेज में बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनीज नेट सेल्स इंक्रीज बाय 25% इन द करंट ईयर, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 lakh था लास्ट ईयर, अभी हो गया 1,30,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30,000 से इंक्रीज हो गया, और परसेंटेज में बोलेंगे तो 30% से इंक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 2 lakhs माइनस 1 lakh। 1 lakh लास्ट ईयर का था और इस साल का है 1,20,000। तो 1,20,000 माइनस 1 lakh, तो 20,000 से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, दैट इज इंक्रीज बाय 20%। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000 था, अभी भी 10,000 है, देयर इज अ नो चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट कितना था, 90,000, और अभी हो गया 1,10,000, मतलब नेट प्रॉफिट 20,000 से इंक्रीज हो गया। और अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो इट इज इंक्रीज बाय 22.22%। तो इस तरह से देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट को हमने ठीक से एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पे आते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में बाय 22.22% से। मतलब आप इसको अब एनालिसिस तो कर दिया, अब इसके ऊपर अगर आपको कमेंट्स लिखना है, इंटरप्रेट करना है, तो किस तरह से आप करोगे। तो फ्रॉम द अबाव टेबल द फॉलोइंग एनालिसिस कैन बी मेड। फर्स्ट पॉइंट क्या था, the firm has registered 25% increase in the sales from the year 2019 to 2020. The cost of goods sold raised 30% from the year 2019 to 2020. There is no change in the level of operating expense. The firm has got 22.22% increase in the level of net profit from 2019 से 2020। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट।